चलिए लिख लिया गया, जल्दी से लिखो। इसको इसको एक बार सही करना। हाँ ऐसे ऐसे रहना दो। चलिए ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा? जल्दी से लिख लो। चलो अब तो लिख लिया बेटा? चलो अब तो कंप्लीट? ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अगली हमारी जो विधि है, तीसरी विधि, वो कौन सी है? बॉर्डर पट्टी विधि। ठीक है, या फिर इस विधि को हमने क्या कहा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्या कहा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कहा है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं इसको समझ लें। तो इसके अंदर हम, वही हमारा पूरा खेत है बेटा, ठीक है, यहाँ पर हम चौकोर क्यारियों में नहीं बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरह से बस ये जो धोरे हम बना रहे थे वो धोरे बना दिए जाते हैं और कोई दूसरा काम नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो हमारी क्यारियां बन रही थी वो हम इस तरह से क्यारियां नहीं बनाते। ठीक है, हमें फसलों की बुआई करनी है तो हम इस तरह से हमारी जो फसलें हैं उनकी बुआई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरह से बनी हुई क्यारियां जो है वो बन गई। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर इस चैनल के अंदर पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो इस पूरे के अंदर एक साथ ही जो सिंचाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमने यहाँ पर खेत के बीच में बॉर्डर बनाया है, नहीं बनाया? और ये बॉर्डर जो है वो पूरा एक पट्टी के रूप में है या नहीं है ना? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बॉर्डर पट्टी विधि कहते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कहेंगे। अब बात आती है कि सर इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, कौन सी फसल के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका यूज हम किस में करते हैं बेटा? लूसर्न या फिर रिजका में उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? रिजका में। रिजका के लिए जो ज्यादातर हम उपयोग करते हैं वो बॉर्डर पट्टी विधि का उपयोग करते हैं। हम चौकोर जो है वो क्यारियों में बांटना पसंद नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? चारे वाली फसल है। कैसी बेटा? चारे वाली फसल। तो चारे वाली फसल में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत लगती है क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें चारा ही तो चाहिए। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, लंबे पट्टियों के अंदर क्या करते हैं, खेत को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हम याद रखेंगे लूसर्न के साथ कौन आएगा बेटा? बरसीम। कौन आएगा? बरसीम। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है पता है क्या? राजा और रानी है, याद आ गया? ठीक है, देवी कौन है? रिजका। और देवता कौन है? बरसीम है। तो बरसीम क्या है? राजा है, और रिजका क्या है? रानी है। बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन बताएगा? वेरी गुड, ठीक है। लूसर्न का क्या नाम है? ये क्या बात हुई? बरसीम का नाम भी यही, लूसर्न का नाम भी यही। वेरी गुड, ठीक है। लूसर्न का नाम क्या है? रिजका का नाम है मेडिकागो सटाइवा, और
बरसीम जो है उसका नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, एलेक्जेंडर कौन था? सिकंदर, सिकंदर ही को कहते हैं ना। तो सिकंदर कौन था? राजा था, नहीं था? तो उससे याद रख लो, बरसीम भी राजा है, सिकंदर भी राजा था, तो इसका नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, और रिज का है उसका नाम क्या है? मेडिकागो सटाइवा। इनकी एक और खास बात है, कौन बताएगा? इनकी एक और खास बात है। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। साइलेज, हाँ, उसके लिए उपयोग करते हैं। चारे वाली फसल है तो उसी के लिए उपयोग होगा। चलो ठीक है, मतलब रटूनिंग हम इसके अंदर उपयोग करते हैं। ठीक है, वो भी इसकी कॉमन चीज है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या, कि दोनों की जो फैमिली है वो एक होगी या अलग होगी? राजा और रानी ये फैमिली एक ही होगी ना। तो कौन सी फैमिली है? लेग्यूमिनेसी। कौन सी है बेटा? लेग्यूमिनेसी इनकी फैमिली होती है। याद रहेगी चीज? ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें याद रखना है कि हम इसको किसके लिए उपयोग करते हैं बेटा? मुख्य रूप से चारे वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। किसके अंदर उपयोग करेंगे इसको? चारे वाली फसलों में मुख्य रूप से इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगर कोई श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से है तो उन्हें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, वैसे सबको याद रखनी है लेकिन वो ज्यादा जानते हैं, कि जब हम नहरों से सिंचाई करते हैं, कैनाल इरिगेशन किया जाता है, तो क्या नहरों से पानी हमारे हिसाब से चलेगा क्या? नहीं। तो वहां पर भी जब हम नहरी क्षेत्रों में सिंचाई करते हैं वहां पर भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए याद रखें। और कहां पर उपयोग करते हैं बेटा? जो हमारे नहरी क्षेत्र है, ठीक है, उन नहरी क्षेत्रों में ये एक उपयोगी विधि है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की साइड में जहां पर गेहूं भी लगाए जाते हैं तो भी इसके अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान गेहूं के लिए सबसे अच्छी कौन सी रखनी है? क्यारी विधि या हमारी जो चेक बेसिन मेथड था वो सबसे अच्छा याद रखना, इसको याद मत रखना। ठीक है, बस इतनी सी चीज की नहरी क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है और मुख्य रूप से किसमें करते हैं? चारे वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है चीज? कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं? चलिए, हाँ बेटा, नेम इनके दोनों के? रिजका का तो नाम है बेटा मेडिकागो सटाइवा। और बरसीम का नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। चलिए, अब बेटा इसके अंदर एक और चीज जो आती है इन दोनों से जुड़ी हुई एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, कि राइजोबियम की कौन सी प्रजाति इनमें उपयोग करते हैं। ठीक है, रिजका में कौन सी करते हैं? मेलिलोटाई। ठीक है, और हमारा जो बरसीम है उसमें नाम याद है इसका? क्या नाम है? ट्राइफोलियम। तो कौन सी है? ट्राइफोली है। ठीक है, तो बरसीम के अंदर कौन सा राइजोबियम यूज करेंगे? राइजोबियम ट्राइफोली। और अगर बात करेंगे रिजका की तो कौन सा करते हैं? मेलिलोटाई। ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटाई उसके अंदर यूज होता है। ये कुछ 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन दोनों फसलों से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें। अगली जो हमारी विधि है बेटा, फोर्थ हमारे पास जो है वो कौन सी है? कुंड विधि। कौन सी विधि है? कुंड विधि को हम क्या कहेंगे बेटा? फरो इरिगेशन मेथड। क्या कहेंगे? फरो इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, फरो इरिगेशन वैसे आप जानते हैं, जानते हैं या नहीं? फरो का मतलब क्या होता है? यही है, कुंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुंड विधि है तो फरो का मतलब क्या हो गया? कुंड हो गया। अब कुंड आपको पता है, कुंड का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा? नाली विधि। क्या मतलब है इसका? नाली विधि कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम खेत में क्या बनाते हैं? नालियां बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से बनेगी बेटा? अगर ये हमारा पूरा एरिया है, हमारा खेत है, तो हम इसके अंदर इस तरह से क्या करते हैं? नालियों का निर्माण करते हैं। नालियां जो है वो इसके अंदर बनाई जाती है।
ठीक है। हमारी जो फसलें हैं उनको इस तरह से दोनों साइड्स पर, हमारी जो ये नाली है इसके दोनों साइड्स पर लगाया जाता है, ठीक है। और इसके बीच में जो है वो हमारे पास क्या रह गई, एक जो इरिगेशन चैनल है वो हमारे पास यहाँ पर है, तो पानी इस चैनल के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो बीच में नाली बनी है, इस तरह से अगर हम हमारी इरिगेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फरो इरिगेशन। क्या कहेंगे, फरो इरिगेशन, ठीक है। अब बात आती है कि सर इस तरह से करने की क्या ज़रूरत आ रही है, ऐसा क्या आपत्ति आ गई हमारे पास कि इसका उपयोग करना पड़ा। हम चाहे तो बिल्कुल सिंपल सतह पर लगाते और आराम से ग्रो करते, ये भी तो हो सकता था। लेकिन खास बात क्या ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो हमारी कुंड विधि है ये कुछ फसलों में सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें आलू की, तो आलू को अगर आप समतल ज़मीन पर लगा दोगे और फिर आपने पानी भर दिया तो उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आलू को इस तरह से लगाते हैं, उसके जो जड़ें बननी है, उसके जो आलू बनने हैं वो इस तरह से बनेंगे, पानी इनसे दूर रहेगा और ज़्यादातर इससे नीचे रहता है, इसलिए वो फल जो है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर अच्छा काम करता है। दूसरा शकरकंद जो है, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही फल बनते हैं ज़मीन के अंदर, उसके अंदर भी जो है वो हमारे लिए काम की ये बहुत ही अच्छी फसल, जो ये अच्छी विधि है वो हमारे लिए हो जाती है। तो हमें सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि कौन सी फसल में उपयोगी है, तो हम कहेंगे कंद वाली फसलें। कौन सी फसलें बेटा, कंद वाली फसलें, जिसके अंदर कौन आ गया, एक तो आ गया हमारे पास आलू और एक कौन आ गया, शकरकंद, ठीक है। इंग्लिश में तो कंप्लीट है ना बेटा, नहीं है क्या, चलो इंग्लिश में भी लिखा देंगे, ठीक है। प्याज के लिए उपयोग किया जाता है पर ज़्यादा नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि प्याज जो है उसके लिए हम रेत जो या फिर हमारी मिट्टी है वो अलग यूज़ करते हैं, उसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है बेटा, जहाँ पर भारी मृदाएं हैं। कौन सी मृदाएं हैं, भारी मृदाएं। और भारी मृदाओं में आपको ध्यान है पानी का भराव ज़्यादा होता है, ठीक है। प्याज को भारी मृदाओं में नहीं लगाया जाता, लगाते हैं क्या, नहीं लगाते ना, ठीक है। पर आलू को भारी मृदाओं में लगाया जाता है, तो वहां पर जल भराव नहीं हो, उससे बचाव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमें ध्यान क्या रखना बेटा, ये हमारे लवणीय क्षेत्रों में उपयोगी है। किसके अंदर बेटा, लवणीय क्षेत्रों में उपयोगी विधि होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारी कौन सी सॉइल्स है बेटा, सैलाइन सॉइल्स। कौन सी सॉइल्स, सैलाइन सॉइल्स। अब वहाँ पर कैसे यूज़ होता है इसको समझ लो, सिंपल सा है। यहाँ पर जल भराव है, यहाँ पर हम नालियों के अंदर पानी भर रहे हैं, तो जैसे ही जल नीचे की तरफ जाएगा फिर वापस जब वाष्पीकरण होगा तो नमक साथ में आएगा या नहीं आएगा ना। तो नमक जो वापस बाहर आएगा वो कहाँ पर भरेगा, ऊपर कहाँ पर, इसी नाली में ही तो भरेगा या कहीं और चला जाएगा, इसी नाली में। तो हमारा जो सॉल्ट है बेटा वो सॉल्ट भी इसी नाली के अंदर जो है यहाँ पर भर जाएगा, लेकिन वो यहाँ से दूसरी तरफ इस जगह बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे जो लवणीय मृदाएं हैं उसके अंदर हमारी फसल को हम सॉल्ट से या फिर लवण से बचाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। लास्ट हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो विधि है हमारी, इस विधि में पानी कहाँ तक भरा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास नालियाँ तो है, अब इसके अंदर पानी भरना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो यहाँ तक पूरा पानी भर दो, ठीक है। यहाँ तक भरोगे तो क्या मतलब रहा, फसल तो वैसे तुमने पानी में डुबो दी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा कम हम क्या करते हैं, इसको पानी भरा जाएगा। कितना पानी भरा जाएगा वो ध्यान रखे बेटा। तो कितना पानी भरते हैं बेटा, 2/3 भाग में पानी भरा जाता है, ठीक है। 2/3 भाग का मतलब कितना हो गया बेटा, 75%। कितना हो गया, 75%। तो हम 100% तक इसको नहीं भरेंगे, 75% तक इसको भरा जाएगा। 25% जो ऊपर का है वो खाली रख दिया जाएगा, उसमें पानी नहीं भरते। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर 15 सेंटीमीटर की है तो हमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर में पानी भरना है, ऊपर के 5 सेंटीमीटर में पानी नहीं भरना है,
ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। कारण क्या है बेटा, अगर आपने पूरा का पूरा पानी भर दिया तो ये हमारी सतही विधि जो थी, प्रवाह विधि, उसी की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये हमारी उससे अलग विधि है। क्लियर है चीज, कोई डाउट रहा इसके अंदर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए लिख लीजिए। लिख लिया? लिखो एक बार। टू थर्ड पार्ट में हम पानी भरते हैं। ठीक है, 75% जो है वो उसको गीला रखा जाता है। चलो लिख लिया क्या बेटा? अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता। ठीक है, फॉर्मूला कौन बताएगा इसका? हाँ बिल्कुल सही, बोलो। फसल का ओके, वाई अपॉन ईटी। वाई का मतलब क्या है? यील्ड, और ईटी का मतलब वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वही हुआ वाई अपॉन ईटी। तो वाई अपॉन ईटी को हमने क्या कहा बेटा? वाटर यूज एफिशिएंसी या जल उपयोग दक्षता। मतलब हमारी फसल जो है वो उस वाटर का, उस जल का कितना उपयोग कर रही है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर समझ ले, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में हमसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि जल उपयोग दक्षता इन चारों में से सबसे ज्यादा किसकी है? हमने पढ़ी ना, एक तो प्रवाह विधि, एक पढ़ी हमने चेक बेसिन, एक पढ़ी बॉर्डर पट्टी और एक पढ़ी कुंड विधि। 4 ही पढ़ी अभी तक। इन चारों में से सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता किसकी होगी? किसकी होगी? कुंड विधि की। उससे कम थाला विधि तो पढ़ी नहीं, मैं चारों की पूछ रहा हूँ। किसकी होगी? क्यारी विधि या फिर चेक बेसिन। उससे कम किसकी होगी? बॉर्डर पट्टी विधि। और सबसे कम? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या चीज हम बात करना चाह रहे हैं? ठीक है, लिख लिया क्या ये? ओके, आगे चलें। यहाँ पर फिर अब इसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी बेटा? जल उपयोग दक्षता की, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? वाटर यूज एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, कि हमारी क्रॉप जो है वो कितना पानी जो है वो उपयोग कर रही है। यही मतलब हुआ ना, जल का कितना उपयोग किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे जल उपयोग दक्षता। ठीक है, अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो इसको हम WUE लिखते हैं, और बात करें इसके फॉर्मूले की तो सिंपल फॉर्मूला है Y अपॉन ET। ठीक है, Y का मतलब क्या है बेटा? यील्ड, और ET का मतलब क्या है? इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्या मतलब है बेटा? इवेपो ट्रांसपिरेशन। और अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? फसल की जो उपज है डिवाइड किससे करेंगे हम? वाष्पोत्सर्जन से। किससे करेंगे? वाष्पोत्सर्जन से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर आप इंटू 100 करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालनी है। वैसे तो एफिशिएंसी के लिए कभी भी परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही निकलता है। ठीक है, बट आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा वो गलत होगा, उसको रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन ये बनता नहीं है कि इसका क्या फॉर्मूला है, क्या चीज़ है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि इसकी इकाई या इसकी यूनिट क्या होती है। चलो बताओ जल्दी से, फॉर्मूला तुमने बता दिया, अब यूनिट पे बता दो। ठीक है, किलोग्राम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पर हेक्टेयर। ठीक है, चलो एक बात करते हैं यहाँ पर, उपज, फसल की उपज किस में आएगी बेटा?
किसमें भी तुम्हारी मर्जी, किलोग्राम है, कुंटल है, टन है, ठीक है, तीन ही है, तीनों वजन की है। तो हमने कह दिया या तो किलोग्राम होगी या कुंटल होगी या टन होगी। वाष्पोत्सर्जन किस में मापोगे? किस में? अच्छा चलो, जो पानी गिर रहा है आसमान से उसको किस mm में? बारिश को मापने की इकाई मिलीमीटर ही है ना। वापस जा रहा है उसको किस में मापोगे? वो भी mm में ही होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्या होगा? मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, या फिर किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं क्विंटल प्रति सेंटीमीटर। ये हमारी क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब समझ में आ गई यूनिट, ठीक है। आपका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप यूनिट आराम से निकाल सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आपको पता है उपज का क्या है? किलोग्राम या क्विंटल होगा, और वाष्पोत्सर्जन मिलीमीटर, तो आपने क्या कह दिया? किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर के आपने जो सिंचाई करी है या 1 मिलीमीटर वाष्पोत्सर्जन हुआ है, उससे हमारे पौधे पर कितनी उपज हमें प्राप्त हुई है, उसको हम क्या कह देंगे? हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी कहेंगे। अब चारों की यहाँ पर बात कर ले बेटा, वाटर यूज एफिशिएंसी की, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? कुंड विधि की, ठीक है, फरो मेथड की। इससे कम बात करें तो किसकी होगी? क्यारी विधि, या फिर हम क्या कहेंगे इसको? चेक बेसिन मेथड, ठीक है। इससे कम बात करें तो किसकी होगी बेटा? बॉर्डर पट्टी विधि, ठीक है, या आप इसको कहेंगे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। और लास्ट हम बात करें बेटा तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? प्रवाह विधि, या फिर आप इसको कहेंगे फ्लड इरिगेशन मेथड। समझ में आ गया कि हमारी जो सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी रहेगी, और उसके बाद ये घटते हुए क्रम में आएगी। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, ठीक है, कि चारों आपको वहां पर ये जो आपकी इरिगेशन मेथड से वो दे दिए, और इसके अंदर पूछ ले कि इसको घटते हुए क्रम में जमाइए, तो फिर बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो अगली विधि है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे फल वृक्षों के लिए है, ठीक है। फसलों के लिए पढ़ ली चारों विधियां, कोई डाउट रहा है इसके अंदर? नहीं, समझ में आ गया अच्छे से। चलो इसको लिख लो जल्दी से। केजी पर सेंटीमीटर के आगे क्विंटल पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप उपज क्विंटल में लोगे तो क्विंटल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस हमें याद क्या रखना है? या तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर होगा, और ऊपर कोई भी हमारा केजी, क्विंटल या टन होगा, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी, एक मिनट, हाँ उसी का क्रम है बेटा, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके आधार पर हमने ये लिखा है। चलो लिख लिया आप तो, ओके। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, पांचवी हमारे पास जो विधि है वो कौन सी है? थाला विधि। कौन सी विधि है? थाला विधि, या हम क्या कहेंगे इसको? बेसिन मेथड कहेंगे। और सिक्स्थ हमारे पास जो विधि है बेटा वो कौन सी है? वलय विधि। कौन सी विधि है? वलय विधि, या फिर आप इसको क्या कहेंगे? रिंग बेसिन मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? रिंग बेसिन मेथड कहेंगे। ये दोनों जो मेथड्स हैं वो लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दो छोटे से डिफरेंस है और वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से एक बार देख लें। सबसे पहले इसका डायग्राम बना ले तो हमारे सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। किस तरह से बनाया जाता है? तो पहली चीज हमें याद रखनी है कि ये जो दोनों मेथड है वो किसके लिए उपयोग किए जाएंगे बेटा? फल वृक्षों के लिए। जो भी हमारी फ्रूट क्रॉप्स हैं उन फ्रूट क्रॉप्स के अंदर इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। अब फ्रूट क्रॉप से उसकी सबसे बड़ी खासियत, आप पास में तो लगाने से रहे, है ना। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई फ्रूट क्रॉप नहीं लगेगी। हम लगाते हैं तो लगभग 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर उनको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनको लगाया जाता है तो उस टाइम एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लें, ये हमने मान लिया हमारा एक पेड़ है, ठीक है।
ये हमारा सेकंड, और ये हमने बात कर ली हमारा थर्ड प्लांट है। क्या हो गया, एक बार समझ ले इसको। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, 3 हमारे प्लांट्स हैं। इसके अंदर हम किस तरह से इसको बनाते हैं वो एक बार समझ लो। हम क्या करते हैं, हमारे जो पेड़ हैं उनके पास में एक पूरा का पूरा एक थाला बनाएंगे, मतलब एक जगह जो होगी इसके पेड़ के आसपास की, उसको हम क्या करते हैं, खोदते हैं। ठीक है, फावड़े से या फिर जेसीबी नहीं लेके आनी बस उसके लिए। ठीक है, तो जो भी आपकी कस्सी अपन कहते हैं या खुदाली आप कहें या फिर फावड़ा है, उससे हम क्या करते हैं, पेड़ के आसपास की एक जो जगह है वो गोलाई के अंदर उसको वहां पर खोदते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों जो हमारे पेड़ है इनके पास की जो जगह है उसको थोड़ा सा हम खाली करेंगे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ है, इनको ज्यादा पानी चाहिए होगा या नहीं, ज्यादा चाहिए होगा थोड़ा। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि पानी यहाँ पर थोड़ा भरा रहे। तो हम क्या करते हैं, ये आसपास की जगह को हमने थोड़ा सा साफ कर लिया, वहां से मिट्टी बाहर निकाल दी और एक पूरा गड्ढा जो है वो उसके तने के आसपास बना दिया। समझ में आ गई बात। इसको हम क्या कहते हैं, थाला कहते हैं। क्या कहते हैं, या बेसिन कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे थाले हैं इसको हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, बीच में एक नाली जो है वो हमने इसके बीच में बना दी है। तो अगर आपने एक पौधे के यहाँ पर पानी भर दिया तो फिर जैसे ये पूरा भरा, ये नाली के थ्रू दूसरे के अंदर पानी आ जाएगा, फिर जब ये कंप्लीट होगा तो फिर तीसरे के अंदर पानी आएगा। यही चीज़ है। ठीक है, तो एक चैनल हम बीच में बना रहे हैं और हमने इसको चारों तरफ से यहाँ से खाली कर दिया, इसलिए क्या कहा है इसको, बेसिन मेथड। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम बेटा किसको, हमारा जो वलय विधि या फिर हमारी जो रिंग बेसिन मेथड है, इसके अंदर भी सेम हम वही, हमारे पास 3 पेड़ जो है उनकी बात करें, इनके अंदर हम किस तरह से इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो अब पहले समझ लो बेटा, रिंग का मतलब क्या है, अंगूठी। तो हम कहेंगे कि इसको अंगूठी विधि भी कहा जाता है। अंगूठी देखी हुई है, पहनी हुई है, अभी पहनने की उम्र नहीं है, अभी रुक जाओ। ठीक है, बाद में पहनना। तो अंगूठी हमने देखी है बेटा, या चूड़ी देखी है, पहनी तो नहीं है ना तुमने, फिर ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक वलय या फिर अंगूठी की तरह इसके पेड़ के चारों तरफ एक गड्ढा बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे उसको देख लें। हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने पेड़ के चारों तरफ एक गड्ढा बनाया जिसके अंदर हमने मिट्टी यहां से खाली करी है। ठीक है, क्या हमने पौधे के तने को कहीं पर भी छेड़ा, क्या कहीं नुकसान पहुंचाया? नहीं, हमने उसको छुआ तक नहीं। उसके चारों तरफ हमने एक रिंग बना दी, उस रिंग के अंदर जो मिट्टी थी वो हमने खाली कर दी। ठीक है, दूसरा सेम यही चीज हमने इस पेड़ के साथ भी की। हमने यहाँ पर भी एक जो हमारी रिंग थी उसके अंदर हमने यहाँ पर थाला जो था वो इस तरह से बनाया है। और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर भी सेम यही चीज करें। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, इनको तीनों को जोड़ना है। तो हमने इस तरह से बीच में क्या बना दिया, चैनल बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए, ये दोनों विधियां एक जैसी है या नहीं, एक जैसी है ना। यहाँ पर बस हमने पेड़ के चारों तरफ थाला बना दिया, यहाँ पर हमने एक रिंग के फॉर्म में बनाया, हमने पेड़ के तने के पास नहीं गए। ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी इसमें डिफरेंस वाली चीज है, बाकी तो सेम है और कोई डिफरेंस नहीं करा। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस जो है, एक तो डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया, दूसरा हमें यहाँ पर याद रखना है बेटा कि ये जो हमारी विधि है, पैथोलॉजी पढ़ चुके हो। चलिए, मान लिया कि ये अमरूद के पेड़ है और इस एक पेड़ के अंदर जो है वो हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है उसकी वजह से विल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पानी भरने के बाद जब हमने अगले चैनल में इसको भेजा तो फ्यूजेरियम इसके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो वो इस तने के बिल्कुल कांटेक्ट में आकर इसको भी इन्फेक्ट कर देगी और इस तरह से आगे आने वाले हर एक पौधे में वो रोग जो है वो फैल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रोगों का स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है, या हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। ठीक है, जो भी डिजीज है उस डिजीज का क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर चलें तो थोड़ा सा अलग क्या लगता है कि हमने यहाँ पर जो पानी दिया है इनको, वो हमने पौधे के तने से दूर दिया है। कहाँ दिया है बेटा? दूर दिया, ये गैप में दिया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इसको वाटर सप्लाई करेंगे तो अगर मान लिया यहाँ पर कोई पैथोजन है भी तो वो डायरेक्ट हमारे पौधे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या रोगों का स्थानांतरण होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इससे रोगों का स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी डिजीज है उसका जो स्प्रेड हो रहा था वो स्प्रेड यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ बेटा, पानी कैसे होगा? अब यहाँ से हमने रिंग बनाई है ना बेटा, ठीक है। तो ये रिंग भर जाएगी तो फिर पानी तो नीचे जमीन में जाएगा ही ना, ठीक है। रूट्स तक तो पानी पहुंचेगा ही, लेकिन डायरेक्ट हमारे स्टेम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बस ये चीज है, ठीक है। इस रिंग के अंदर भी है तो पानी तो नीचे सेटल डाउन होना ही है ना, तो वैसे पानी तो मिल जाएगा। और दूसरी एक और अच्छी चीज, यहाँ पर हमने पूरा थाला बनाया है तो बहुत सारा पानी भरेगा, यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास बेटा? इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? थोड़ी कम होती है, और इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है वो क्या है? ज्यादा होगी। समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ बेटा, वापस समझा। एक बार देखो, दोनों विधियां एक जैसी है, बस इसके अंदर करना क्या है कि हमें जो बेसिन बनाना है उसको अलग तरीके से बनाना है, ठीक है। एक तो हमारे पास मेथड है कि कोई भी हमारा प्लांट है, ठीक है, मान लिया कि ये प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट के चारों तरफ हमने एक गड्ढा जो है वो खोद दिया, तो उसको हम कहेंगे बेसिन मेथड, ठीक है, उसके स्टेम से जुड़ा हुआ। लेकिन हमने जो रिंग बेसिन है उसके अंदर क्या करा? स्टेम से थोड़ा सा दूर एक पूरी की पूरी क्या बना दी? रिंग बना दी। तो क्या स्टेम डायरेक्ट कांटेक्ट में आया? क्या नहीं आया। तो जब आप उसके अंदर वाटर फ्लो करोगे, पानी दोगे उसमें, तो यहाँ थाला विधि में तो स्टेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में वाटर आएगा, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है वो स्टेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर रिंग बनाई, यहाँ पर पूरा बेसिन बनाया, तो ज्यादा पानी किसमें लगेगा? इसमें। कम किसमें लगेगा? इसमें। यहीं से जो है वो एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को देख ले बेटा। लिख लिया है तो? पौधे से पौधे तक जाएगा, लेकिन वो उसके तने के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बस इसीलिए रोग जो है वो इतना स्प्रेड नहीं होता। होता तो है, अब चलो कोई सॉइल बॉर्न डिजीज ही आ गई तो स्प्रेड तो होगी, लेकिन अगर कोई दूसरी डिजीज है तो वो थोड़ा कम स्प्रेड होगी, बस ये चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखना है क्या? तुम समझने में इतना मगन हो गए? लिखो जल्दी। चलो लिख लिया आप तो? लिखें जल्दी। हाँ बेटा, हाँ दो बनानी पड़ेगी बेटा। नालियां नहीं है, नाली तो एक ही बनेगी। कंपास देखा है तुमने? प्रकार प्रकार गोला बनाते हो ना, उससे एक गोला बड़ा बना लिया, एक गोला छोटा बना दिया, बीच में जो जगह बच गई वहां से मिट्टी आपने खोद ली, बस ये इसके अंदर अपन ने किया है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो अब तो लिख लिया, ओके। क्वेश्चन डिस्कस कर ले बेटा। क्वेश्चन जो है वो एक बार देखें। चार हमारे जो ऑप्शन है वो हमको दे रखे हैं, ठीक है।
एक हमको दे दिया यहाँ पर थाला विधि या फिर बेसिन मेथड, ठीक है। एक हमको दे दिया क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड। तीसरा हमको दे दिया है यहाँ पर बेटा इन्होंने वलय विधि या फिर रिंग बेसिन मेथड। और फोर्थ दे दिया इन्होंने ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है, मतलब सारे के सारे। अब क्वेश्चन जो है वो सुन लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा कि जो हमारे फल वृक्ष हैं उनमें सर्वाधिक उपयोगी विधि है। चलो, कितने लोग कहते हैं थाला विधि सही आंसर है? पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक उपयोगी विधि, या फिर इंग्लिश में भी लिख दें तो मोस्ट बेनिफिशियल मेथड फॉर फ्रूट क्रॉप्स। अरे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पूछ लूंगा। कितने लोग सोचते हैं कि थाला विधि सही आंसर है इसका? कोई नहीं सोचता। चलो ठीक है। कितने लोग सोचते हैं क्यारी विधि सही आंसर है? कोई नहीं सोचता। चलो, कितने लोग कहते हैं वलय विधि सही आंसर है? ठीक है, तो तुम सही हो। ओके, अब हमारे लिए जो डाउट है वो इन दोनों के अंदर है कि सर हमने तो पढ़ा है कि थाला विधि है, ठीक है, तो उसके लिए याद रखें हमारे ऑप्शन ये नहीं थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज जेट में पूछा हुआ है, उसके अंदर हमें वलय विधि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, हमने याद क्या कर रखा है? थाला विधि, ठीक है, और उसी की वजह से हम आंसर भी वही दे देते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन ही बदल दिया बेटा, ऑप्शन के अंदर वलय विधि भी दे दिया, और हमने अभी समझा था कि वलय विधि जो है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। दूसरा, इसकी वजह से रोगों का स्थानांतरण नहीं होता, तो ज़्यादा दोनों में से कौन उपयोगी हुआ? वलय विधि। इसीलिए हमारा आंसर क्या गया? वलय विधि गया। अब वापस से इसके ऑप्शन हम एक बार फिर चेंज कर लें। पहला आपको दे दिया इन्होंने कौन सा? थाला विधि, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो इन्होंने दिया बेटा वो दिया हमें वलय विधि। कौन सा दिया? वलय विधि। तीसरा इन्होंने हमें दिया फंवारा विधि। कौन सी विधि? और चौथा इन्होंने हमें दे दिया बेटा कौन सा? टपकन विधि। कौन सा दे दिया? ठीक है। थाला विधि को हमने क्या कहा बेटा? बेसिन मेथड कहा। वलय विधि को हमने क्या कहा? रिंग बेसिन मेथड कहा। फंवारा विधि को क्या कहेंगे? स्प्रिंकलर। और लास्ट हम बात करें तो क्या कहा हमने? ड्रिप इरिगेशन। अब बताओ आंसर क्या होगा? किसी का कोई और दूसरा आंसर है क्या इसमें से? कितने लोग सोचते हैं कि थाला विधि सही है? अब कोई नहीं सोचेगा, ठीक है। वलय विधि सही है, कितने लोग सोचते हैं? वो भी नहीं सोचते। फंवारा विधि नहीं, और टपकन विधि या ड्रिप, बस ये, बाकी सब शांत बैठे हैं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका? टपकन विधि या फिर ड्रिप इरिगेशन जाएगा। तो आपके एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर जो है वो आपके साथ सबसे बड़ी चालाकी यही करने लगा है, ठीक है। सुन लो, इधर कर लेना बाद में बातें, तुम्हारे घर बार की बातें यहाँ मत करा करो, ठीक है। शादी वादी फिक्स करनी हो तो घर पे बैठ के आराम से शांति से बैठ के फिर बातें करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ऑप्शंस है उनको चेंज करने पर हमारे जो आंसर्स है वो भी हमारे चेंज हो रहे हैं। एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे हैं। इसीलिए आपने पुराने क्वेश्चंस अगर देखे हों और आपने वहाँ पर अपने आंसर्स अगर याद कर रखे हों, रट रखे हों, तो उन्हें भूल जाना, ठीक है। एग्जाम में अब आपको रटे हुए आंसर्स याद करने से फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि एग्जामिनर ने जब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था तब यहाँ पर हमें थाला विधि, क्यारी विधि और एक हमें यहाँ पर वलय विधि की जगह उन्होंने हमको इसके अंदर दे दिया प्रवाह विधि। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया उसमें? थाला विधि। हमने एक ऑप्शन चेंज कर दिया, हमारा आंसर क्या गया? वलय विधि। अगर फिर से वापस चेंज कर दिया गया तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बूंद बूंद या ड्रिप इरिगेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जेट में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जामिनर 2 बार तो ऑप्शन खुद ही चेंज कर चुका है, तो इसीलिए ऑप्शंस बिना पढ़े कभी भी अपने आंसर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लिख लो इसको।